अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और उसका ताल्लुक डायरेक्टली है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने सुनाया है, सादिर फरमाया है। और इस फैसले में अब वाज़ेह तौर पर कह दिया है, हुक्म दे दिया गया है कि इंतखाबात होंगे पंजाब के अंदर 14 मई को और पूरा एक शेड्यूल जारी किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया गया तो फिर अदालत एक्शन लेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तौहीन अदालत का इंदिया आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑपरेटिव पार्ट में दे दिया है। जो शख्स भी जिम्मेदार होगा अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने का या इंतखाबात को मजीद डिरेल करने का, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि बुनियादी तौर पर यह मुकदमा था कौन सा और क्यों कर इस मुकदमे के अंदर इंतखाबात के ऐलान तक बात पहुंची और कैसे जजेस के जो आपसी इख्तिलाफात हैं वो भी जुडिशल ऑर्डर्स में हमें नजर आए और क्यों कर एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक अदालती फैसले को, एक जुडिशल ऑर्डर को एक सर्कुलर के जरिए नलीफाई कर दिया या डिसरिगार्ड कर दिया। बुनियादी तौर पर आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 14 और 18 जनवरी को रिस्पेक्टिवली 2 जो सूबाई असम्बलियाँ हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, उनको तहलील किया गया। और इसी तरह जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख नहीं दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद फोरम से रुजू भी किया गया मगर उनकी सुनवाई ना हुई। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी एक बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल कमरा अदालत नंबर 3 में समाअत कर रहा था CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतालिक एक केस की। और उस केस की समाअत के दौरान अचानक फाजिल जजेस ने या फाजिल बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और तलब किया इस सवाल पर कि इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। और वहाँ पर यह सवाल उठता है कि जो फाजिल जज जो मुकदमा सुन रहे थे उस मुकदमे का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आए, वक्फे के बाद समाअत हुई और उनसे वजह पूछी गई इंतखाबात ना होने की, जिसमें उन्होंने कुछ वजूहात बताई भी, जिस पर अदालत ने कहा कि आप अब अगले रोज़ यानी एक रोज़ के लिए समाअत मुलतवी करते हुए अब 17 तारीख को उनको कहा कि आप दोबारा कमरा अदालत में आकर हमें वजूहात बयान करें। उसके बाद अब हुआ ये कि शाम को तकरीबन 16 तारीख की शाम को एक ऑडियो लीक जारी हुई। ऑडियो लीक क्या थी? ऑडियो लीक में तज़किरा था एक फाजिल जज का, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का, और वो ऑडियो थी सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी और चौधरी परवेज़ इलाही जो कि साबिक वज़ीर आला हैं उनके दरमियान। और उस ऑडियो में जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनसे मुतालिक तज़किरा था और केस भी वही डिस्कस हो रहा था जो कि उस रोज़ ज़ेर समाअत था CCPO लाहौर के तबादले का। और वकील थे जो आबिद ज़ुबैरी साहब थे जो उस मुकदमे के अंदर वकील भी थे CCPO लाहौर के। खैर जब ये बहस चलना शुरू हुई शाम को सोशल मीडिया पर जो ऑडियो है उसके क्लिप्स शेयर होना शुरू हुए तो शाम को जो फाजिल जजेस हैं उन्होंने एक मुख्तसर हुक्मनामा 16 तारीख की समाअत का जारी किया और उस हुक्मनामे के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब नहीं किया गया बल्कि एक नोट तहरीर करके वो रेफ़र किया गया चीफ जस्टिस को कि इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है, उस पर आप मुनासिब समझें तो आज खुद नोटिस ले लें। खैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नोट जाने के तकरीबन 5 रोज़ या 6 रोज़ के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ जो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के PR ऑफिस की जानिब से होता है। और उस एलामिया में बताया गया कि चीफ जस्टिस ने अब 2 जजेस के उस नोट और जो 2 पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन स्पीकर्स की जानिब से पढ़ी हैं उन पर समाअत के लिए एक बेंच बना दिया और वो बेंच था 9 रुकनी लार्जर बेंच। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया और 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर आपके पास फिर आपको तफसीलात उसकी बताएंगे कुछ देर में कि क्यों कर और कैसे किन जजेस को उस 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल किया। ताहम एक बात वाज़ेह है कि अगले रोज़ यानी 23 फरवरी को अदालत ने उस आज खुद नोटिस पर समाअत के लिए जो तारीख है वो 23 की रखी और जो है वो मामला 2 बजे दोपहर कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब आते हैं बेंच की जानिब, कौन कौन से फाजिल जजेस को उस बेंच में शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी
और इसके अलावा भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे, और एक दो नाम जो है वो शायद मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। ये तमाम जो 9 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया गया, तो उसके बाद जो कमरा अदालत के अंदर जो जजेस बैठे हुए थे, उन जजेस की जानिब से ही जो मामला था उसके काबिल समाअत होने पर सवालात उठाए गए। एक जज थे जस्टिस अतर मिनल्ला और दूसरे जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह। उन दोनों की जानिब से कुछ पर्टिनेंट सवालात उठाए गए और ये कहा गया कि ये मामला दरअसल हाई कोर्ट्स को देखना चाहिए। जो मुतलका फोरम बनता है हाई कोर्ट बनता है, और हाई कोर्ट अगर इनके ऊपर मामले को देखे और उसके बाद रेस्पेक्टिवली जब ये सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। खैर 2 रोज़ समाअत हुई, और उस 2 रोज़ की समाअत के दौरान एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि एक फाजिल जो हुकूमत है उनकी जानिब से 2 फाजिल जजेस के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए गए कि उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खैर ये बात अभी चल ही रही थी। इसकी एक वजह यह थी कि उससे एक रोज़ कबल ही मरियम नवाज़ साहिबा ने एक जलसे के अंदर गालिबन सरगोदा में एक तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 2 फाजिल जजेस के नाम लिए और इनकी तस्वीर चलाई गई टीवी स्क्रीन्स पर। ये 2 फाजिल जज थे जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके हवाले से मुख्तलिफ तरह के तबसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की या PDM की जो हुकूमत है वो वक्तन फ़ौक्तन करती आ रही थी। और आइंदा रोज़ जब कमरा अदालत में उनके वकील पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ये 2 फाजिल जजेस खुद को रिक्यूज़ कर लें। चीफ जस्टिस मुसर थे कि वो मुकदमे पर समाअत करें। बहरहाल जजेस की जानिब से भी ये इसरार था कि जो लोग पहले अपनी राय दे चुके हैं उनको अब इस मुकदमे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और वो 2 जजेस वही थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन। और हुकूमत ने भी जो एतराज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा वो यही रखा कि इन 2 जजेस ने अपनी राय अपने उस नोट में दे दी है जिसमें इन्होंने खुद नोटिस लेने का कहा था, लिहाजा अब इनको इस मुकदमे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने अदालत मनसूख की और कुछ अरसे के बाद एक हुक्मनामा आया और मालूम ये पड़ा कि बेंच टूट गया है। 9 रुकनी से अब मामला 5 रुकनी पर आ गया। चीफ जस्टिस ने 2 फाजिल जजेस के रिक्यूज़ल का कमरा अदालत में बताया कि उन्होंने रिक्यूज़ किया है, और 2 फाजिल जजेस को चीफ जस्टिस ने खुद बेंच से ये कहकर अलग किया कि वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर अपनी राय दे चुके हैं, और वो 2 फाजिल जजेस थे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी। अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा। 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने इस मुकदमे पर समाअत का आगाज़ कर दिया। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे, और इस मुकदमे की जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी इस बेंच में शामिल थे। और जब समाअत का आगाज़ हुआ और यूँ ही समाअत आगे बढ़ी, हमें ये लगने लगा कि शायद अब तमाम जो फाजिल जजेस हैं इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर ही बात करेंगे, यानी मेरिट्स पर ही बात करेंगे, और मेंटेनेबिलिटी का मामला शायद अब सेटल हो चुका है, क्योंकि बेंच दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट ही इसी वजह से किया है ताकि जो मेरिट्स हैं केस के उनके ऊपर बात हो और फैसला सुनाया जा सके। ऐसा ना हुआ। कुछ रोज़ समाअत होने के बाद 30 मार्च को अदालत ने एक फ़ैसला महफूज किया और साथ ही सुना भी दिया। उस फैसले में 3-2 की तनासब से वो फैसला आया। 3 जजेस ने यह कहा कि इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई, और 2 फाजिल जजेस ने इख्तिलाफ़ किया। जो इख्तिलाफ़ करने वाले 2 फाजिल जज थे वो थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। 1 मार्च का फ़ैसला आने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रद्द अमल थे वो भी मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी खुशियाँ मनाई, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नज़र आ रहा था कि शायद वो इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी न बनाए, और इसकी नफ़ी तब हुई जब उन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया और 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई इंतखाबात के लिए। बुनियादी तौर पर अदालती फ़ैसला जो 3 जजेस थे उन्होंने ये कहा था कि जो सदर मुमलिकत हैं और जो गवर्नर हैं उनके साथ मुशावरत के बाद जो तारीख है इलेक्शन कमीशन वो दे, और इसी तरह उन्होंने शेड्यूल जारी किया। मगर 22 मार्च को एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो शेड्यूल है उसको वापस लेते हैं, और अब नया शेड्यूल उन्होंने दिया 8 अक्टूबर का, और ये सिर्फ पंजाब की बात हो रही है। KPK का उस वक्त तक शेड्यूल उन्होंने नहीं दिया था। बहरहाल जब ये हुआ तो दोबारा से जो आप कह सकते हैं स्पीकर्स हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, जो कस्टोडियंस हैं ऑफ द हाउसेस, उन्होंने पिटीशंस दोबारा से फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर कहें तो उन्होंने पिटीशंस दायर कर दी। पिटीशंस दायर हुई
हफ्ते के रोज़ पिटीशंस दायर होने के चंद घंटों के बाद खबर आई कि उन पर नंबर भी लग गया है। नंबर लगने की खबर आई और अगले रोज़ इतवार था, पीर का रोज़ आया। तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि पीर के रोज़ ही अदालत इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर देगी, क्योंकि एतराज़ात आयद नहीं किए गए। और हुआ भी कुछ यूँ ही। 12:07 पर मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मौसूल हुआ कि मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है आज दोपहर 1 बजे, यानी तकरीबन आप कहें अगर तो 52 या 53 मिनट के फ़र्क से ये कहा गया कि अब उसके बाद समाअत होगी इस मामले के ऊपर, और एक 5 रुकनी जो बेंच है वो इस पर समाअत करेगा। खैर, हम लोग पहुँचे कमरा अदालत नंबर 1 में, और 5 रुकनी जो बेंच है उसकी आपको अगर तफसील बता दें, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हेड कर रहे थे, उनकी दाईं जानिब जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, और इस बेंच के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल थे। जब बेंच बन गया और समाअत का आगाज़ हो गया तो मुख्तलिफ़ सवालात ने जन्म ले लिया। कमरा अदालत में बैठे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि जो बेंच है इसमें जो फ़ैसला 1 मार्च को दिया गया है वो फ़ैसला दरअसल 4-3 से था, 3-2 से नहीं था। यहाँ पर मैं थोड़ी तस्हीह कर लूँ, जो बेंच बना था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, ये जो दोबारा 5 रुकनी लार्जर बेंच बना। और जब इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत को आगे बढ़ाया, 1-2 रोज़ गुजरे, और पहले रोज़ क्या हुआ, जब समाअत ख़त्म हुई तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का 1 मार्च का जो अदालती फ़ैसला था जिसमें उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था उसका उन्होंने एक तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया, और ये उसी रोज़ 27 तारीख को जब पहली समाअत थी इस 5 रुकनी बेंच की उस रोज़ आया, जिसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस को 1 मैन शो भी कहा और साथ साथ उनके जो इख्तियारात हैं उन पर बात की, और बुनियादी सवाल ये उठाया कि जो 1 मार्च का फ़ैसला है वो दरअसल 3-2 से नहीं आया था बल्कि 4-3 से आया था। मामला आगे बढ़ा, उसके बाद अगली रोज़ समाअत हुई, और उसी दौरान जो है वो हम देख रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया जाता है वेबसाइट पर, और वो फ़ैसला दरअसल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 15 मार्च को एक मुकदमे की समाअत के दौरान सुनाया था, जिसको उसी रोज़ अदालत ने जारी किया। और उस फैसले के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कसरत राय से आप कह सकते हैं 2-3 से 2-1 से फ़ैसला आया था। इन दोनों फाजिल जजेज़ ने 184(3) यानी मफाद आमा के तहत दायर जितने भी मुकदमात या जितने भी ज़ेर समाअत मुकदमात थे उन पर समाअत रोकने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने उस अक्सरियती फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया था। बहरहाल मामला आगे बढ़ा, कुछ घंटे गुजरे तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उस कानून साजी की बातें शुरू हो गईं, जिसमें चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, इंतज़ामी इख्तियारात, उनको कर्टेल करने की बातें शुरू हो गईं और बिल भी पास होना शुरू हो गए। अगले रोज़ समाअत आई, समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हमें तवक्को यही थी, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मिलकर वो फ़ैसला दिया था वो इस 5 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने ही उस फैसले को जवाज़ बनाते हुए ये कहा कि क्योंकि अब अदालत अदालती फ़ैसला होने के बावजूद इस केस को आगे परस्यू कर रहा है तो मैं इस मुकदमे की समाअत करना अब मुनासिब नहीं समझता और ख़ुद को रिक्यूज़ करता हूँ, यानी ख़ुद को इस बेंच से अलग करता हूँ। बेंच एक दफ़ा टूट गया और जजेस उठकर चले गए। काफ़ी देर गुजर गई। कमरा अदालत के अंदर जो अदालती अमला होता है उनकी जानिब से एक सफ़ा लेकर आया गया और उस सफ़े के ऊपर 2 सतरें लिखी थी, जिसमें यह था कि मुकदमा जो है उस पर समाअत कल दोबारा होगी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। अभी मामला यहाँ पर था और साथ ही मामला कल तक चला गया, यानी अगले रोज़ तक के लिए चला गया। अगले रोज़ जब समाअत का आगाज़ हुआ तो समाअत के आगाज़ होने से कबल ही कमरा अदालत के बाहर हम मौजूद थे तो मैसेज आया, एक सर्कुलर मौसूल हुआ हमें व्हाट्सएप पर, और सर्कुलर में बुनियादी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जारी हुआ था ये कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो अक्सरियती फ़ैसला है वो नाफिजुल अमल नहीं है, और उसमें उन्होंने उस फैसले को डिसरिगार्ड किया, और ये उन्होंने डिसरिगार्ड किया चीफ़ जस्टिस की हिदायत पर। और उस पूरे सर्कुलर को अगर आप पढ़ें तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस को ही कोट किया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि मैं चीफ़ जस्टिस की हिदायत पर यह सर्कुलर जारी कर रहा हूँ। सर्कुलर रिपोर्ट करने के बाद हम कमरा अदालत में पहुँचे तो अदालती अमले ने हमें एक हुक्मनामा हमारे साथ शेयर किया।
वो हुक्मनामा था एक सफ़े पर मुश्तमिल और उसमें चंद सत्रों के नीचे दस्तखत थे और हुक्मनामा था। हुक्मनामे में बुनियादी तौर पर यही बात थी जो गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत में हमें बताई गई, और उस हुक्मनामे के नीचे जहाँ पर दस्तखत थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना एक नोट लिखा कि मुझसे मशवरा नहीं किया गया ये हुक्मनामा तहरीर कराते वक्त। खैर जजेज़ आ गए और 4 जजेज़ ही आए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो रिक्यूज़ कर गए थे। उस रोज़ जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं मिसफिट हूँ, मेरे फाजिल जजेज़ ने मुनासिब नहीं समझा मुझसे मशवरा करना, और मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे इस इदारे पर रहम करे अब इस बेंच से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। और उन्होंने साथ ही आइन के ऊपर भी कहा कि हमें सबको आइन पर अमल करना चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस ने उनको रोक दिया और टोकते हुए उनसे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका, और कहा कि बेंच एक मरतबा फिर टूट चुका है, हम नए बेंच के साथ दोबारा कमरा अदालत में आएंगे। चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच तश्कील दिया। अब बेंच था 3 रुकनी खसूसी बेंच, और खसूसी सिर्फ इस वजह से बज़ाहिर लग रहा था कि चीफ जस्टिस ने काज लिस्ट पर लिखाया है कि क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला जिसको सर्कुलर के ज़रिए डिसरिगार्ड किया गया, उस फैसले में उन्होंने जो स्पेशल बेंच है या खसूसी बेंच की तश्कील है उस पर भी सवालात उठाए थे, और शायद ये चीफ जस्टिस का अपना एक अंदाज़ था जस्टिस काजी फाइज ईसा को जवाब देने का कि उन्होंने इस मामले पर एक खसूसी बेंच तश्कील दिया। और अब इस खसूसी बेंच में रह गए थे 3 जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। इस बेंच ने समाअत का आगाज़ किया और 2 रोज़ इस बेंच ने समाअत की और बिल आखिर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। इस दौरान कुछ और भी डेवलपमेंट्स होती रहीं। कल अगर हम ये बात कहें कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर जो फ़रीक़ैन हैं उनको सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया, और साथ ही हुकूमत के पास एक रास्ता ये भी छोड़ा कि वो अब भी डायलाग कर सकते हैं, और अगर डायलाग किया जाता है यानी मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाता है तो शायद फ़ैसला मौखर भी कर दिया जाए, मगर ऐसा ना हुआ। शाम हुई, शाम तकरीबन शाम भी नहीं, जब अदालत ने फ़ैसला महफूज किया उसके तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक नया ख़त सामने आया। वो ख़त था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये एडवाइस की गई कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप दस्तबरदार हो जाएं, अपना ओहदा छोड़ दें, जिसकी वजह ये थी कि आपने एक अदालती यानी एक जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। आप इस काबिल नहीं है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पर रह सकें, और उनको दस्तबरदार होने का कहा, और साथ साथ ये भी कहा कि जो सर्कुलर आपने जारी किया है गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसको वापस लें। और उसके बाद जो ख़त है उसके अख्तिताम पर उन्होंने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए लिखा कि अपने इस अफसर को वापस रिकॉल करें, और साथ साथ अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इसके ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ करें। ये लेटर अभी जारी हुआ, हम कुछ देर हमने इसको रिपोर्ट किया, तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजरा, एक नया ख़त आया। वो नया ख़त था जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से एक मुश्तरका ख़त, और ये ख़त एड्रेस किया गया इसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान को। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान में उस वक्त शामिल हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल और 2 फाजिल जजेस जिन्होंने ये जो है वो ख़त लिखा, और इसके अलावा 2 हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस हैं आजकल वो हैं जस्टिस अहमद अली शेख, जिनका जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और अमीर ख़ान भट्टी जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनको उस ख़त में ये लिख कर कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हैं, बिलखसूस पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया है, तो उनकी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई से मुराद उनका ये था कि यहाँ पर उनके हवाले से जो तहकीकात हैं उनका अमल शुरू करें, और अगर जज साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं तो उनकी बेगुनाही को साबित करें, और ताकि जो जज साहब के ऊपर एक किस्म का इल्ज़ाम लग रहा है उससे उनको एग्ज़ॉनरेट किया जाए। ये बुनियादी उस जो ख़त है उसका मुद्दा था, और यूँ ये 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई। अब थोड़ा सा वक्त गुजरा तो एक ख़बर आई ज़राए से कि वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया है रात तकरीबन 8 बजे, और इजलास बुलाने के बाद ज़राए से ये ख़बरें भी चलना शुरू हो गई कि वफाकी काबीना ने यक रुकनी जो एजेंडा था उस पर अमल करते हुए
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़त को जवाज़ बनाकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी होगी और जल्द फैसला सुना दिया जाएगा, मगर कॉज लिस्ट जारी करने में काफ़ी ताख़ीर की गई और इवन के कॉज लिस्ट जारी भी नहीं की गई। 12:33 पर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसके जानिब से एक एलामिया मौसूल हुआ जिसमें ये कहा गया कि 12:30 पर अदालत में फ़ैसला सुनाया जाएगा। हम दौड़े दौड़े कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचे। जजेस कुछ वक्त के बाद आए और उन्होंने फ़ैसला पढ़कर सुना दिया, जो हम पहले ही आपको रिपोर्ट कर चुके हैं। हम कमरा अदालत से बाहर आए, हमने फ़ैसला रिपोर्ट किया और साथ ही एक नई खबर आ गई। वो खबर ये थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच जिसने एक फ़ैसला सादर फरमाया था 184(3) से मुतल्लिक, उस केस में अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। उस 6 रुकनी लार्जर बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उस जो 6 रुकनी लार्जर बेंच की जो तश्कील है वो काफ़ी दिलचस्पी की हामिल है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में ये 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी इस 6 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस ने अपने इस कंडक्ट से या अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करने के कि वो बेंच का जो आप कहते हैं रोस्टर का जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस होता है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और ये पैगाम दिया जो भी जजेस जिन पर जस्टिस काजी फायज ईसा को वन वे और दी अदर कभी ना कभी एतराज़ रहे हैं, उन्होंने एतराज़ उठाए हैं, उन 6 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन वो जज हैं जिनके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस वक्त एतराज़ उठाया था जब वो जस्टिस काजी फायज ईसा की ही एक दरख्वास्त में समाअत के लिए बने बेंच में बैठे थे और उन्होंने उन पर एतराज़ उठाया था। उसके बाद आते हैं दीगर 5 जजेस पर। दीगर 5 जजेस वो हैं जो जूनियर जजेस थे और उनको सुप्रीम कोर्ट में उनके सीनियर्स को छोड़कर एलिवेट किया गया था और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन तमाम जजेस की एलिवेशन के ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एतराज़ उठाया था। खैर, पैगाम वाज़ह था, चीफ जस्टिस ने ये बात वाज़ह कर दी और बावर करा दी कि जो रोस्टर है उसका मास्टर मैं हूँ, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है और आज भी चीफ जस्टिस वही हैं। उन्होंने ये वाज़ह पैगाम दिया और जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है उसने अब जस्टिस काजी फायज ईसा के उस फैसले को गैर मौसर करार दे दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात इस वक्त ज़ेर समाअत हैं उनको रोक दिया जाए, उन पर समाअत को कुछ अरसे के लिए आप कह लें कि रोकने के साथ साथ जो उनके ऊपर कार्रवाई है वो भी ख़त्म कर दी जाए। बहरहाल अब ये सूरत हाल है, जो जजेस के इख्तिलाफ़ात हैं वो इस हद तक खुलकर सामने आ चुके हैं कि अब आइंदा कुछ देर के बाद या कुछ लम्हों के बाद या कुछ रोज़ में हम आपके साथ मज़ीद भी कुछ खतूत शायद शेयर करें जो कि अब दीगर जजेस की जानिब से भी पब्लिक होंगे और उनमें शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को मज़ीद एक मरतबा चैलेंज किया जाएगा।